पिछले साल की तरह इस साल भी मार्च का महीना लोगों के लिए भारी मुसीबत ला सकता है। लोगों की लापरवाही कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि मार्च शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। कोरोना की बरसी पर लोगों की इस लापरवाही ने एक बार फिर हालात संकट में ला दिए हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरह के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सबसे बड़ी लापरवाही उस सियासत की तरफ से आ रही है जो दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब बारी सियासी फायदे की आती है तो रैलियों और चुनावी सभाओं में यही राजनीति इसका जमकर मखौल उड़ाती है। देश में लगभग 2.5 महीने बाद एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में इस साल मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। नागपुर और परभणी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभणी और पुणे में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मियों के साथ कामकाज होगा। जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इस बीच लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग से राज्य में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। पंजाब में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 13 मार्च से ये आदेश लागू हो गया है। इस दौरान 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब सहित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर कड़े फैसले लेने का इशारा किया है। संख्या रास्ता नहीं बढ़ी है, 100 से 200, 250 तक आ गई है। मैं चाहूंगा कि लोगों को चाहिए कृपा करके, जब जंग जीती हमने, कोरोना की जंग जीती राजस्थान ने, तो कहीं हम जंग जीती हुई हार नहीं जाए। इस लिहाज से सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सरकार ने छूट दी है, लोगों पर विश्वास करके अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती के कदम भी उठाए जा सकते हैं। ये हालात तो तब हैं जब मीडिया संस्थानों पर दिन रात कोरोना गाइडलाइन के प्रचार के बीच लगभग हर संस्थान में नो मास्क, नो एंट्री के पोस्टर चस्पा हैं। लेकिन इस पोस्टर के पास खड़ा दुकानदार, कर्मचारी या अधिकारी बिना मास्क के खड़ा होकर कोरोना को न्योता दे रहा है। ये लापरवाही सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरी जनता पर फिर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वही मार्च का महीना, कोरोना और लॉकडाउन, वही तस्वीर एक बार हम फिर दोहराती देख रहे हैं। और अगर बच सकते हैं तो हमारी सबकी सावधानी से बच सकते हैं। एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, सताने लगा है, और उसकी वजह साफ है कि हमारी लापरवाही। आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र, पंजाब के कई शहर, वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। और उसकी वजह यही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही की वजह से वो कस्बे, वो शहर, वो जिले उसके आगोश में जा रहे हैं वापस से लॉकडाउन के में। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में एक बार वापस से लॉकडाउन का सामना करना पड़े। कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हालात जो अगर नहीं सुधरे तो यही कुछ रहेगी स्थिति। डराता है वापस मार्च, वही लॉकडाउन का वक्त, कोरोना। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं और क्या लापरवाही हमें साफ दिखाई देती है जिसकी वजह से हम वापस उस दौर में घुस सकते हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। PR गुप्ता जी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ में हैं। कांग्रेस नेत्री ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं। भाजपा से जितेंद्र श्रीमाली साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। लॉकडाउन किसी भी कस्बे या कहीं शहर कहीं पे भी लगता है तो कोसों दूर बैठा कोई भी व्यक्ति उससे डरता है कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि लॉकडाउन को लोगों ने देखा है, किस उसके दरमियान बर्बादी भी लोगों ने देखी है, किस तरह की परेशानी हुई है वो भी देखी लोगों ने। तो अगर किसी भी कस्बे शहर में लगता है मार्च का महीना है, कोरोना, तो वो लोग कोलैबोरेट करके देखते हैं कि क्या वापस हम लॉकडाउन में तो नहीं चले जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप एक साल पहले की बात करेंगे तो राजस्थान में जिस प्रकार के हालात बने थे और धीरे धीरे जिस प्रकार से कोरोना ने हम सबको घेरा था, आप भी कोरोना पीड़ित हुए, ज्योति जी भी हुई और मैं भी हुआ, आप सब लोग हुए। तो ये कोरोना की कष्ट क्या होता है हमने देखा है। लेकिन इन दिनों पर जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में पता नहीं क्यों मग्न हो रहे हैं। सब देखिए, जहां देखे कि कोई नेता तो जन्मदिन बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई धार्मिक यात्रा पे निकल रहा है। सारी बातों को लेकर कर देखा जाए ऑल ओवर तो ये प्रदेश फिर से वो पुरानी स्थिति में तो नहीं आ जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार समीक्षा बैठक तो करते हैं और कहते भी हैं कि लोगों से कि आप कोरोना चला नहीं गया, हमारी मेहनत कहीं बेअसर नहीं हो जाए, इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए, दांडी यात्रा करी उन्होंने, कहा सब लोग शामिल हुए, सब कुछ हुआ, क्योंकि भारत भी अमृत महोत्सव बना रहा है, उसके तहत 75 साल पूरे होने के ऊपर हम सब बहुत बड़ा उत्सव बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्चुअली उत्सव बनाते थे पहले, अब हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं और सब प्रदर्शित कर रहे हैं। जी ऑडिटोरियम में देखने को मिला। उसके बाद वसुंधरा राजे जी गई, 7-8 मार्च का जो भरतपुर और मथुरा में देखने को मिला। इसी दिन वहां चुनाव हो रहे, वहां भी गए थे, त्रिपुरा सुंदरी भी गए थे, तो उनके साथ जो हुजूम देखने को मिला वो भी आपने देखा। किसान सम्मेलन कांग्रेस ने किया वो भी आपने देखा। तो आप परिस्थितियों को देख रहे हो, उसके बावजूद लोगों को बुला करके कोरोना देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार फिर आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं PR गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, हम केवल राजस्थान की बात ना करें, राजस्थान में हालांकि ऐसी कोई भयावह जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते रहे, ये तो विस्फोटक हालात है, कहाँ कितनी किस वजह से बढ़ जाए कोई पता नहीं है। मैं देखता हूँ जयपुर में, मैं गुजर के थड़ी पे रहता हूँ, तो वहां से जाने के लिए कोचिंग सेंटर्स उधर ही है ज्यादातर। जो हालात रहते हैं कि 50-50 बच्चे एक साथ ऐसे खड़े होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि उस दौर के अंदर जब सिनेमा की विंडो खुलती थी और टिकट के लिए क्या मारामारी होती थी। वो पोजीशन गेट में एंट्री के लिए है, क्योंकि अगर आपको पहले आना है तो आगे की सीट मिलेगी, लेट आएंगे तो आप पीछे बैठ जाएंगे। वो एक होड़ मस्ती है, लड़के लड़कियां कोई किसी को परवाह नहीं। मास्क अगर आप देखेंगे कि मास्क ही नहीं है। कहा तो ये गया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खुलेंगे, मॉनिटरिंग भी होगी, बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं, लिखा भी है, स्लोगन भी लिखे देखते हैं, नो मास्क नो एंट्री। तो सबसे पहले तो जो दुकानदार होता है उसी के मास्क नहीं होता है।
टीचर्स बिना मास्क के पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के पास मास्क ही नहीं होता है और उनका भी सही कहना होता है कितने बच्चे बैठे हुए हैं, घुटन महसूस होती है, कितनी देर तक मास्क लगा करके बैठेंगे। कोई कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं होता। मैं खुद जाकर के देख करके आया हूं। मैं एक पेरेंट बन करके गया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उनसे मैंने पूछा कि मैं बच्चे को यहाँ कोचिंग में भेजना चाहता हूँ, मैं एक बार जरा देख सकता हूँ कि कितने बच्चे बैठते हैं। बहुत मुश्किल से जिद बहस करके और उसमें गया। अब हालात देखते हैं वहां अंदर, हम तबलीगी जमात की बात कर रहे थे, वैसे हालात यहाँ पे हैं। बस वो खा रहे थे साथ बैठ करके, ये पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। जा आप देख सकते हैं हालात, कोई भी जाकर के चेक कर सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में हम उस दौर में जा रहे हैं? ये लापरवाही हमें कहाँ लेकर के जाएगी? एक डर, एक चिंता हर आम जन के आप चेहरे पे देख सकते हैं कि क्या लॉकडाउन लगता है अकोला में, नासिक में, पुणे में, चर्चा जयपुर के चौपड़ पे होती है कि वापस लॉकडाउन लग रहा है। इससे कैसे निपटेंगे सर? ये भय पैदा हो रहा है लोगों में। नहीं, मैं आपसे कुछ बातों में वाकिफ भी हूँ, लेकिन कुछ बातों से वापस जो कोरोना फैल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी ने यह पाया कि जो कोरोना बढ़ रहा है उसके प्रमुख दो कारण हैं। एक तो कोरोना से जो भय था जनमानस में वो खत्म होता जा रहा है, और दूसरा उसने पाया कि पैंडेमिक से फटीग हो गया, लोग उकता गए हैं घर में बैठे बैठे। इसलिए कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको तोड़ के और बाहर निकलने को वो बेताब हैं। ये दो प्रमुख कारण उस कमेटी ने बताए थे। और जैसे कि श्याम जी ने भी कहा, इस कारण से हो क्या रहा है कि चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे शादी ब्याह का माहौल है, चाहे शमशान है, लोग जो है वो बड़े बड़े झुंड इकट्ठे करके या बड़ी बड़ी क्राउड इकट्ठी करके और अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ऐसी हालात में हो क्या रहा है कि जो सुपर स्प्रेडर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं। जहां मिस्ड आउट एरियाज थे पहले कोरोना में, जो लोग बच गए थे, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये हालात हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस में ढील दी जा रही है, जैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग था, सर्वेलेंस था, इन चीजों में ढिलाई बरती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना वापस जाने को द्वार पे खड़ा है। और यदि आज हमने सतर्कता नहीं बरती तो वही हालात जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने देखे राजस्थान में या पूरे भारत में जो हमने देखे, वही हालात वापस पैदा होने के कगार पर हम हैं। और लॉकडाउन निश्चित तौर पर आ सकता है यदि हम नहीं समझे। बिल्कुल वही चिंता है। समय हमारे पास में, अगर संभल के नहीं चलेंगे तो एक बार फिर आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। ये हम सब लोगों की है। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कोरोना को लेकर के बहस बहुत हुई है, राजनीतिक दलों ने भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत यूज किया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा पर्व होता है। ये तो आम हिंदुस्तानी के लिए भी है कि लोकतंत्र में हमें और चुनाव है वो उसका बड़ा पर्व होता है। लेकिन आप देख सकते हैं, कहा तो ये जाता है कि बिल्कुल मास्क के बिना नहीं, पंपलेट्स पे लिखा होता है कि आप सैनिटाइजर और मास्क साथ में लेकर के आए, रैली में इस तरह से नहीं करें। लेकिन रैली की स्थितियां देख रहे हैं अभी आप, बंगाल में देखिए, असम में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, कहीं पे भी देख लीजिए। ऐसे कैसे कोरोना से बाहर निकल पाएंगे हम? देखिए, मैं दोनों बातें प्रकार की बात कहूंगा। अगर अपन पूरे देश के बारे में बात करें तो इस समय जब बिहार के चुनाव होने वाले थे और उस समय इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में डायरेक्शन फरमाया था कि नहीं, चुनाव तो होंगे और चुनाव तो नहीं रुक सकते। ये बात भी उस समय आई थी। राजस्थान, जयपुर के अपने नगर निगम के मामले में भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। तो इस बारे में अपन ज्यादा टिप्पणी तो मैं उस बारे में कर नहीं सकता, जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव इस तरह। परंतु अपन अगर राजस्थान की बात करें, अगर अपन राजस्थान के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत साहब ने समय समय के ऊपर इस बात के लिए जब जब कहा है कोरोना के बारे में, और ये बात विपक्ष के नाते, मैं जिम्मेदार पार्टी के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस बात को कह सकता है कि सदैव और सदैव भाजपा ने कहा है कि कोरोना के संबंध में जो भी सरकार की गाइडलाइन है, जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ है। परंतु कोरोना और उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है राजस्थान में, उसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और क्योंकि एक तरफ तो हम वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अब उदयपुर के अंदर आप देखिए
कि वहां पर किस प्रकार से कॉलेजेस को खोला गया और उसका उनके अंदर कोई उपाय नहीं होने के कारण से वहां पर जो बच्चे हैं वो कोरोना से प्रभावित हुए। और जितने भी राजनीतिक दल हो रहे हैं यहाँ पर जयपुर में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, वहां पर प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय से, प्रशासन को पूछना चाहता हूं कि यह चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि प्रशासन क्या कदम उठा रहा है उनके खिलाफ। आप ये बताइए कि अभी पिछले 1.5 महीने 2 महीने में कितने मुकदमे दर्ज हुए या कितने लोगों के खिलाफ आपने जुर्माना लेकर के मास्क के बारे में कितने लोगों से जुर्माना लिया, बताइए। आप वैक्सीनेशन के लिए आपने 1.5 लाख वैक्सीनेशन खराब कर दी, वैक्सीन खराब कर दी 1.5 लाख, और उसके बाद में एक तरफ तो 1.5 लाख वैक्सीन खराब हो रही है और दूसरी तरफ जो है आपने कार्रवाई करनी बंद कर दी। तो निश्चित तौर के ऊपर जनता तो लापरवाह होती है, पर जनता की लापरवाही को दूर करने का जो काम करता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन करके किस प्रकार से सख्त कार्रवाई करके और देश में कोरोना को नियंत्रित किया था, उसी प्रकार की कार्रवाई राजस्थान में करने की अपेक्षा है। और अगर निश्चित तौर के ऊपर अगर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, बात को राजस्थान तक क्यों सीमित रख रहे हैं जितेंद्र श्रीमालीमा साहब? मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। कहीं पे भी जहां लापरवाही है उस पर लगाम लगाना चाहिए। महामारी में देखिए राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र को राज्य सारे फॉलो करते हैं। पहले भी यही लॉकडाउन लगाए पार्टी की सरकार है, वो निश्चित तौर के ऊपर वहां पर उस चीज का नियंत्रण होना चाहिए। हम राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी प्रशासन को जो कदम उठाए जाने चाहिए, विपक्ष के नाते सदैव भाजपा ने कहा है कि हम प्रशासन के साथ हैं, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, परंतु उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने कार्रवाई करी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। मास्क का आपने उदयपुर के अंदर कॉलेजेस के अंदर एक साथ बम्पर छूटा और एक साथ लोगों को कोरोना हुआ, क्या कार्रवाई हुई? वहां पर गाइडलाइन की पालना नहीं हुई तो किसके खिलाफ कार्रवाई करी? तो ये जो पूरा जो जिस प्रकार से प्रशासन के कांग्रेस सरकार की जो नीति चल रही है, केवल अखबार में स्टेटमेंट देना और बयानवीर बन करके हम कोरोना का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है तो राज्यों की जिम्मेदारी और राज्यों की वजह से ही फैल रहा है ना? केंद्र की क्या भूमिका है इसमें? देना चाहिए। बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है? देखिए इलेक्शन होने चाहिए, टाइम बाउंड है। संविधान कहता है कि समय होता है, उसमें चुनाव होने चाहिए। ये नहीं पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव उसे 6 महीने के लिए आगे किसका दिए। देश के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, एक टाइम का पीरियड उसमें होने चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल ये तो तय कर सकते हैं कि अपनी रैलियों को सीमित कर सकते हैं। चुनाव प्रचार आप करिए, क्योंकि माननीय जो नेता है उनकी भी फिक्र इस देश को है। मैं तो उससे बढ़कर के बात कर रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं मैं तो उससे बढ़कर बात कर रहा हूं कि जहां जहां पर भी जो जो प्रशासन है उन प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और गाइडलाइन का पालन केवल अखबार में देने के लिए नहीं, इस गाइडलाइन का पालन भौतिक रूप से हो, इसके लिए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी 100% प्रशासन के ऊपर आती है। योगेंद्र जी जी चलिए, ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। सवाल यह है कि क्या कोरोना के दरमियान राजनीतिक दलों को कहीं कंप्रोमाइज करना चाहिए जब हालात इतने बढ़ रहे हैं? योगेंद्र जी देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोरोना जो है उसने तो ये सिखा भी दिया है हमको कि उसने ना तो कोई छोटा देखा है, ना बड़ा देखा है, ना किसी पद का व्यक्ति देखा है, ना ये देखा है कि ये मंत्री है, कि ये विधायक है, कि ये उच्च पदस्थ अधिकारी है, ये छोटा व्यक्ति है, ये कमजोर है, ये आम है। उसने सबको अपनी चपेट में लिया और उसने आपको एक तरीके से सिखा दिया कि जब बीमारी आती है तो उसके लिए सब कुछ एक जैसा है। ऐसे में निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे बचे। और सबसे बड़ी बात है, हमने खोया है, हमारे 4 विधायकों को तो हमने खोया है, 3 तो जिसमें कोरोना की वजह से हमारे से गए हैं। तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो वो गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना करे। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ अभी जितेंद्र श्रीमाली जी को सुन करके कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में राजस्थान की सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन जितेंद्र जी ने तो मेरे ख्याल से राजनीति के अलावा कोई और बात ही नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम, जो एक विपक्ष का जो एक काम स्वाभाविक एक काम होता है, चाहे काम कैसा भी किया हो सरकार ने, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात को कह दिया। जबकि हम सब जानते हैं कि जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसे राजस्थान ने तो उसके पहले ही लगाया था, उसे पहले ही लगा करके लोगों को बचाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी तो ट्रम्प यात्रा के लिए हमने ट्रम्प को भारत बुलाना है इसलिए उसको पेंडिंग नहीं छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात है, बहुत प्लान्ड वे में किया। और राजस्थान में अगर लॉकडाउन लगा
तो लोगों को कैसे कम से कम परेशानी हो इस बात का भी ध्यान रखा गया। कैसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए, कैसे उनको घर पहुंचाने का काम किया जा सके, ये सब राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया। खासी तौर से आप जो कह रहे हैं कि केवल बयान देने से, केवल ऐड देने से नहीं काम हो जाता, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, जागरूकता से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो कोई भी सरकार या प्रशासन जो है वो कोरोना से जीत नहीं सकती थी। ये जागरूकता ये कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बार बार सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं, और ये आज भी उतना ही जरूरी है। ये बात जी, बिल्कुल लेकिन सही कि देखिए आप ज्योति जीवन जी, को, मेरा हाँ, मूल सवाल जो है, ज्योति जी, मेरा मूल सवाल जो है, मैं उसी मेरा पॉइंट पे आ सवाल रही यह है हूँ ज्योति जी, कि क्या ये राजनीतिक भी दलों बहुत को भी हम जनता से अपेक्षा करते हैं? राजनीतिक दलों से जनता भी तो अपेक्षा कर सकती है, उनके धरने, प्रदर्शन, दौरे, निश्चित रूप से, इनको थोड़ा निश्चित रूप कंप्रोमाइज से कर मैं सकते कहना हैं। चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी जो अगर जहां बहुत ज्यादा गैदरिंग इकट्ठी हो रही है वहां राजनीतिक दलों को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं, जब चुनाव ही हो जाते हैं, देखिए अभी जितनी बात है, स्कूल खुल गए, कोई कॉलेज खुल गया, वहां पर हो गए, लेकिन जब चुनाव ही अगर हो रहे हैं तो ऐसे में यूं कहना कि ये खोल देने से कोरोना फैल गया, मुझे लगता है बहुत ही गलत है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि धीरे धीरे करके हमको जीवन में नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा, और उस कोरोना के साथ जीना जो है वो हमको सीखना पड़ेगा। और ऐसे में जो हमारी सावधानियां हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइज करने की बात हो, वो हमारी जिंदगी में शामिल करनी ही होगी हमें। तो इन सब चीजों को लेकर के राजस्थान की सरकार ने हमेशा अवेयरनेस को फैलाने का काम किया है। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन को लेकर के मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान तो अगर प्रशासन की, राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं, राजस्थान देश में नंबर 1 है जिसने वैक्सीनेशन को लेकर के इतना अच्छा काम किया है। राजस्थान तो वो है जिसमें 70,000 उन्होंने अपने वो तैयार किए हैं, जहां 70,000 वैक्सीनेशन जो है वो किए जा सकते हैं। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है ऐसा। राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसने लगातार वैक्सीनेशन किया। अगर डोज कम आई, मुझे समझ है इसमें कौन सी राजनीति हो गई। अगर सरकार ने कहा कि हमारे पास इस समय डोज नहीं है और हमें केंद्र से और डोजेस के वैक्सीनेशन की चाहिए, तो इसमें राजनीति कौन सी है? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार से अपनी मांग रख सकती है। अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने वो मांग पूरी कर दी और उससे जनता को वो वैक्सीनेशन उपलब्ध राजस्थान की सरकार करवा पाई। इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें राजनीति कौन सी है। केंद्र सरकार ने नहीं आपूर्ति हो पाई, हमारे पास जितनी आई हमने आंकड़ों के सहित बताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर एक बात, अगर आप उनका सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे तो हर एक चीज को बहुत क्लियर करके बताया कि इतनी डोजेज आई, इतनी डोजेज लगी, आंकड़े हैं, सबके सामने हैं। और हमने कहा कि हमारे पास ये डोज नहीं पहुंच पाई है, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। केंद्र को कहा, केंद्र ने डोज उपलब्ध करवा दी। तो अच्छी बात है। जितने लोग, आप ये खुद देखेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने, जैसे अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर वैक्सीनेशन लगवाया है, तो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ पे वसुंधरा राजे जी ने भी वैक्सीनेशन करवा के लोगों को ज्योति जी वापस आ रहा हूँ, ज्योति जी वापस आऊंगा, मुख्यमंत्री जी तो वापस आऊंगा आपके पास को पूरे, ज्योति जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास, बातचीत रखिए, हाँ, संवाद रखा है, उनकी ज्योति जी मैं राय वापस आ रहा हूँ वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ एक सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों को भी इलेक्शन तो होनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोकतांत्रिक देश है और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, संविधान के अनुसार हम सब लोग गवर्न होते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक दलों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए? रैलियों में भीड़ देखिए आप, बंगाल की सड़कों पे आप देखिए कितने मास्क होते हैं, नेताओं की क्या भीड़, जैसे ताकत मिल रही हो। अगर ये भीड़ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो कोरोना और लापरवाही जो कहूंगा, कोरोना तो है ही, लापरवाही जान पे भारी पड़ रही है और कहीं ऐसे हालात नहीं हो कि विस्फोटक पोजीशन पर हम पहुंच जाए। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कोरोना लापरवाही के कारण फैलता है, ये निश्चित रूप से हमने देखा इस पूरे देश में। अब जिस प्रकार से पंजाब और महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति में जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि बंगाल को छोड़ देगा वो, या आसाम को छोड़ देगा, या तमिलनाडु को छोड़ देगा, या बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां छोड़ देगा। आपको खुद को तय करना पड़ेगा। जब आप वर्चुअली तरीके से पहले आराम से बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो आज ग्राउंड पे दिखा रहे हैं आप, क्योंकि आपको अपनी सत्ता को लाना है, वहां पर आपको लड़ना है। वहां पर आप सत्ता में आ नहीं सकते, तो आपको वो तरीके दिखाने पड़ेंगे कि हम उस पार्टी से ज्यादा ताकतवर हैं, या राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। तो इसलिए हमको निश्चित रूप से नियम बनाने पड़ेंगे, अपने आप को बचाना पड़ेगा, लोगों को बचाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब राजस्थान में ले लीजिएगा, 6 से 14 तारीख हल्ला बोल कार्यक्रम दिया ना बीजेपी ने ये कोशिश की कि सरकार के खिलाफ माहौल कैसे बने पूरे प्रदेश में। आज देखिएगा, आज खुद
प्रतिपक्ष के उपनेता हैं, वो आज उन्होंने रैली निकाली है, देवनानी जी और महापौर वगैरह ने अजमेर। श्याम जी, दांडी मार्च हाँ मुख्यमंत्री ने, मैंने मुख्यमंत्री होकर के पालना नहीं कर रहे, शर्मा बयान दे रहे हैं। तो आप सुन तो लीजिए, मैंने तो ये पहले ही तो जितेंद्र जी, आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री दांडी मार्च को भी अगर आप देखेंगे वो पूरे टाइम मास्क लगा के थे, डिस्टेंस मेंटेन, उन्होंने अपील भी की कि लोग उस सब गाइडलाइन की पालना करें। आप बेवजह बोल रहे, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री, जो राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जिसकी वजह से राजस्थान कोरोना को इतने ढंग से संभाल पाया है, और आज उन्होंने पूरी चर्चा की है। ये कहते हुए कि राजस्थान के अंदर आपने जिस प्रकार की कानून व्यवस्था के मामले में जीरो स्थिति है, और चाहे वैक्सीनेशन के मामले के अंदर। जितेंद्र जी एक चीज, श्याम जी को अपनी बात कर लेने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। जितेंद्र जी, एक बार श्याम जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, श्याम जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। उनको सुनिए तो सही, आगे क्या कह रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, जिस प्रकार से विधानसभा में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के जो बातें सामने आई कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं, विधानसभा में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं, सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना चाहते, तो नियम आप ही बनाते हो। अब आप कह रहे हो कि आप प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, कार्रवाई करेगा तो आप सब क्या कहेंगे? किसी विधायक के खिलाफ क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत है कि वो खिलाफ कार्रवाई कर दे? आप तो हल्ला बोल रहे हो, और मुख्यमंत्री जी दांडी यात्रा कर रहे हैं, उनको भी विशेष रूप से कहना चाहिए कि हम वर्चुअली तरीके से इसको प्रदर्शन को करेंगे, क्योंकि हमने राजस्थान को देखा है और किस प्रकार की स्थिति बनी थी राजस्थान में या पूरे देश में, उस स्थिति में वापस नहीं आ जाए, इसलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और सतर्क रखने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना के से बचाव करे अपने आप को, और सोशल डिस्टेंसिंग करे, मास्क लगाए। अब आप सही बात है, आप देखिए स्कूलों में वार्षिक उत्सव की बात आई थी, प्रतिपक्ष के नेता ने विधानसभा में बात उठाई ना, तो कहा ना सरकार ने कि हाँ इसको रोकना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, उसके बाद रुका। तो जो कुछ हो रहा है, आप स्कूल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण है कि कोरोना नहीं फैल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, अगर नेता, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्याम जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम नौनिहालों के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं, स्कूलों में बैठ के खत्म कर सकते हैं, वहां कोई पीटीएम नहीं हो पा रही है, अब होम एग्जाम करा सकते हैं, क्लासेस को बंद कराई जा रही हैं, तो कुछ चीजों को लेकर के राजनीतिक दलों को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं पीआर गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार। हाँ, देखिए, कोरोना और क्राउड दोनों दोस्त हैं, और लापरवाही इसकी खाद है जो इस बेल को बहुत बढ़िया तरीके से फैला रही है। ये कॉम्बिनेशन हमें समझना होगा। क्या वास्तव में यहाँ पे कुछ गाइडलाइन इस तरह की निकाली जानी चाहिए, या फिर चाहे हमारे यूनियन गवर्नमेंट के माध्यम से हो, राजनीतिक रैलियां, धरने, प्रदर्शन, ये तो कम से कम किए जा सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं आपकी और श्याम जी की बात से काफी सहमत हूँ। हमारे सभी गाइडलाइंस हैं, खाली राजनीतिक दल उन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे। राजनीतिक दल को स्वयं अपने लिए गाइडलाइंस तय करनी होगी, उनको क्राउड की कोई सीमा निश्चित करनी होगी, जो मीटिंग्स हैं उनको वर्चुअल मीटिंग्स में बदलना होगा, और यदि सभी पार्टियां उसी पालना के अंदर जाएंगी तो मेरे ख्याल से जो एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ है वो भी इतनी सामने नहीं आएगी। इसलिए वर्चुअल मीटिंग्स पे, वर्चुअल रैलीज पे जोर होना ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी राजनेता की मीटिंग है तो राजनेता वर्चुअल मीटिंग कर ले, और राज्य में या जो है स्क्रीन लगाए जा सकते हैं, जिससे कि 5-10 लोग उस राजनेता की बात को सुन सकें। इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े जो व्यापारी घराने हैं, बिल्कुल दौर वर्चुअल चला गया। आपदा में अवसर जैसे तलाश से जाते हैं, आज हम भी वही अवसर तलाश करके हम आप लोगों को घर से जोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि किसी की सेहत पे, किसी की जान पे ये जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों को भी अपनी स्वयं की गाइडलाइन तय करनी होगी। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपने डॉक्टर साहब को सुना अभी। सवाल यह है कि हमें एक व्यक्ति की, आपको भी होगी निश्चित रूप से, आप भी एक इंसान है, हर व्यक्ति की जान की फिक्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है। इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, ये तो इलेक्शन तो होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, इसमें कौन सी बात है। लेकिन जब आपदा में हम अवसर तलाशते हैं तो राजनीतिक दल भी तो वो अवसर देखें
कि आपदा इस तरह की बनी हुई है, महामारी बनी हुई है, तो हम इसमें कोई ऐसा रोड मैप तैयार करें जिसके जरिए हम जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम वोटर है उस तक हमारी बात भी पहुंचा सके और अपना काम भी हो, दूसरे लोग भी वैसे ही फॉलो करें। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि एक दल अगर इतना सक्रिय होता है तो दूसरा चुप क्यों बैठेगा? कांग्रेस का तो साफ कहना है कि हमने लॉकडाउन को फॉलो किया, लेकिन बीजेपी सरकार गिराने में मस्त थी। मुझे लग रहा है कि मैं शायद पहले बोल गया, ज्योति जी जिस अभी तैयार कर रही हैं, कांग्रेस से किसी से पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि हम तो पहले से रेडी थे कि चलिए बिल्कुल लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो करें, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या कर रही थी। तो मुझे लगता है कि चले जो कुछ हुआ, लेकिन अब तो कम से कम हम इस बात पे गौर करें कि इतना क्राउड बुला रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं बंगाल में, देखिए आप जनता से क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं मैं योगेंद्र जी कि गाइडलाइन जो तय करी हुई है केंद्र सरकार ने, उसको राज्य सरकारों की, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सख्ती से उस गाइडलाइन का पालन करवाए, क्योंकि यही उपाय है। इस उपाय के अलावा हम यहाँ बैठ करके कितनी भी चर्चा कर लें, किसने भी डिबेट कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। और जहां तक आपने सरकारों की गिरने की बात है, तो हमेशा हर जगह कांग्रेस अपने खुद के कर्मों से गिर रही है। राजस्थान महीने 15 दिन 2 महीने के अंदर सरकार गिरेगी, तो आप भले आप कह सकते हैं चैनल पे बैठ करके कि सब बीजेपी सरकार का इंटरफेयर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया कुछ भी कर सकता है, परंतु वास्तविकता यही है कि कोरोना निकलने का भी इंतजार नहीं करोगे क्या? कोरोना का भी इंतजार नहीं करोगे? कुछ भी कर सकते हो। हर व्यक्ति को अपने हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार है और अपने कयास लगाने का अधिकार है, क्योंकि राजस्थान के अब रमेश मीणा ने जो भी बोला सरकार के खिलाफ, या जो भी लगातार बोल रहे हैं कि सब SC/ST के और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, तो जो भी बने अब इसके तो इसमें तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये तो एक जो माहौल बन गया है पूरे देश के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आरोप लगा सकता है, परंतु हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर होकर के हम कैसे कोरोना से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन दी है, उसको किस प्रकार से कठोरता से लागू कराएं, तभी यह कोरोना बच सकता है। और यह जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, यह सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि केवल बयान देना बंद करे और धरातल के ऊपर जो गाइडलाइन है उसका हम कैसे पालन कराएं। और अगर कोई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम हो रहा है तो हम उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करें साथ साथ, तभी हम सब लोग इससे उभर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि कोरोना का तो बचाव ही उपाय है, बचाव ही इलाज है और मास्क ही वैक्सीन है, यह ध्येय लेकर के हम सबको काम करना पड़ेगा। जी वही तो फॉलो नहीं हो रहा। जितेंद्र श्रीमाली साहब, आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी पार्टी के नेता हो चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हो, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अगर ये कोरोना तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन सरकार चली जाएगी हमारे हाथ से, या सरकार नहीं आई तो हमारा क्या होगा। यही कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री खुद दाढ़ी मार्च निकालेंगे और उनके आसपास कोई मास्क नहीं लगा के घूमेंगे, सरकारें हैं जहां पर आप राज्य सरकार की लेकर बात कर रहे हैं तो फॉलो हो रहे हैं। चलो मैं ज्योति जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। बहुत बेहतर स्थिति है, आप ज्योति जी का जवाब सुनिए, जितेंद्र जी जवाब सुनिए, ज्योति जी का जवाब सुन लीजिए। जितेंद्र जी एक बार जरा ज्योति जी को जवाब। जी ज्योति जी आपने सुना? कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी अगर इतने ही संवेदनशील थे तो बेचारे किसान जो 4 महीने से धरना देकर के दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हैं, कृपया जाकर के उनका धरना खत्म करवा दीजिए। वहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप धरना उनका खत्म करवा देंगे तो शायद वो भी कोरोना से बच पाएंगे। लेकिन आप अगर सुन ही नहीं रहे हैं, अगर आप मान ही नहीं रहे हैं, जितेंद्र जी बीच में इस तरीके से बोलने से, केवल अपनी बात को कहते रहने से, सामने वाले की बात को ना सुनने से, चाहे आप शांति बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं, चाहे आप मैं बोल रही हूँ तो बीच में। जितेंद्र जी एक बार सुनिए, देखिए आपके बीच में ज्योति जी नहीं बोली थी, आप जरा सुन लीजिए एक बार। आपने सब कुछ बोला तो एक बार सुनिए तो सही, सुनिए भी अच्छे वक्ता बनोगे। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनोगे तो अच्छे वक्ता भी बनोगे, मेरा वादा है आपसे। एक बार जरा सुनिए ज्योति जी को। तो आप अगर प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखना, मैं तो कहना चाहूंगी अगर कोई व्यक्ति आपके पास असहमति जता रहा है और कर रहा है तो एक रास्ता, सरकार के पास रास्ता निकालने को होता है। देखिए जिद से सरकारें नहीं चलती, बात कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही, जिद से सरकारें नहीं चलती है। डेमोक्रेसी है, अगर कोई बात है उसे आगे टाला जा सकता है। आप पहले लोगों तक वो संदेश, आप जो कहना चाहते हैं कि कृषि कानून बहुत फायदेमंद है, तो उस संदेश को पहले पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। एक बार रोक दीजिए उसे कि नहीं भाई हम वापस लेते हैं, हम पहले
पहले इसके बारे में पूरी जागरूकता लाएंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उसके बाद इसको दोबारा हम लेकर के आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत बड़ी चीज है ये, या इसमें कोई आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, या सरकार की झुक गई इस बात की बात है। सरकार तो अच्छी बात है, सरकार जितना झुकती है लोगों की बात के आगे उतनी सरकार बड़ी बनती है। तो बात यही आ रही है। आप केवल जिम्मेदारी, हम यूं कहना चाहें, राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसने कोरोना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, हर एक व्यक्ति तक संवाद किया, सीधा संवाद करके जाना कि कोरोना में उनको और क्या जरूरत है, कैसे हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी किया, उसे एग्जीक्यूट भी किया। इसी परिणाम में क्या, सबसे बड़ा प्रदेश होते हुए राजस्थान, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए राजस्थान में, इतना बड़ा स्टेट यहाँ की होते हुए भी, उसके बावजूद राजस्थान ने देश में एक उदाहरण पेश किया, एक मिसाल पेश की कि किस तरीके से कोरोना को काबू किया जा सकता है, और आज भी करनी चाहिए। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को भी मैं तो इस बात को स्वीकार करती हूँ कि राजनीतिक दलों को अपने अपने स्तर की जो गाइडलाइंस है उसे अपने स्तर पर बनाना चाहिए। अगर आपको मीटिंग्स भी करनी है, आप चाहे ज्यादा मीटिंग करें, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मीटिंग करें, तो शायद ज्यादा बेहतर ढंग से होंगी। मैं तो, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, वो स्थितियां भी हमने देखी हैं जब लोगों ने अपनों को खोया है, वो स्थितियां भी हमने देखी। वही डर सताता है सबको ज्योति जी, वही डर सताता है। देखिए ये बात सही है कि दूध का जला छाछ को भी, दूध का जला छाछ या लस्सी जो भी है उसको भी फूंक दे के पीता है कि कहीं मैं वापस नहीं जल जाऊं। हर व्यक्ति के ये पीड़ा है कि किसी की लापरवाही की वजह से हमें परेशानी सामने नहीं आ जाए। मैं श्याम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सेकंड का वक्त है, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को अपने वर्चस्व की लड़ाई के छोड़ करके अपने गाइडलाइन तो दे रखी है, गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। अब आप देखिए, श्रीमाली जी बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे हैं, तो आपके विधायकों ने विरोध किया, यही कारण है आपने सचेतक बनाया, आपने उनकी बात किया। प्रवक्ता की बात नहीं है जितेंद्र जी, अरे अगर कोई आपके विपक्ष की बोले तो नहीं पड़ती है, पक्ष की बोले मैं नहीं। चलो श्याम जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सभी को, मैं रोकना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब आप लोगों से अपील भी करते हैं, हमारे पैनल की तरफ से, चैनल की तरफ से, कि कोरोना अभी गया नहीं है, लापरवाही मत बरतिए। वो हालात नहीं हो कि मार्च, कोरोना और लॉकडाउन वापस से स्थितियां बनी। जैसे पीआर गुप्ता साहब ने कहा कि अगर यही लापरवाही चलती रही तो वापस कोरोना के उसमें जाना पड़ेगा आपको। तो अभी वक्त है, हमें संभलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, उसमें मत जाइए, आपकी जान अपनी जान है, और पहला सुख निरोगी काया है, हम सब लोग कहते भी हैं। तो गौर करिए, इस कोरोना से आप डरिए मत, लेकिन सावधान जरूर रहिए। और सावधान रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम सचेत रह करके आगे भी हम बढ़ सकते हैं, पार पा सकते हैं, नहीं तो लॉकडाउन से हम इनकार भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।